हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। चित्रांग बार बार टाइम की तरफ देख रहा था क्योंकि माही अभी तक घर वापस नहीं आई थी। जब रात के 10 बजे बाहर माही की स्कूटी आकर रुकती है और वो जल्दी से अंदर आ जाती है तो देखती है सभी लोग कमरे में जा चुके थे, लेकिन किचन में कोई था। माही किचन में किसी को देखकर थोड़ी एक्टिव हो जाती है और दबे पाँव से तरफ जाती है तो पाती है चित्रांग, महक, मृत्युंजय किचन में था। उन तीनों के किचन में देखकर माही थोड़ा हैरान होते हुए बोली, आप लोग इस वक्त यहाँ? माही की आवाज़ सुन चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे लिए डिनर लेने आया था। मृत्युंजय चित्रांग के तिरछी नज़र से देखने के बाद माही से बोला, और मैं अपनी वाइफ के लिए मटर पनीर बना रहा था क्योंकि उसे अभी खाने का मन कर रहा है। जिसे सुनकर माही एक नज़र महक को देखने के बाद बोली, आप लोगों ने डिनर नहीं किया है? महक अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए, मैं डिनर कर लिया, लेकिन जब सब वोमिटिंग हो गया और मुझे मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। महक की बात सुन माही अपना सिर हिलाते हुए, बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। मृत्युंजय माही की बात पर महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके लिए, और ये प्रेग्नेंट है ना, तो कम मसाले वाली सब्जी ज़्यादा बेहतर होगी। माही अपना फ़ोन निकाल कर उसमें क्लाउड किचन को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, मैं घर का बना हुआ खाना ही ऑर्डर कर देती हूँ, उसमें मसाले कम होते हैं, घर का स्वाद भी आता है, अब मत बनाइए। मृत्युंजय, जो कि सारे मटर पनीर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को निकाल चुका था, जल्दी जल्दी फ्रिज में रखते हुए बोला, थैंक यू, मुझे बहुत नींद आ रही थी। महक मृत्युंजय को इग्नोर कर माही के पास आकर बोली, कितना टाइम में आ जाएगा? महक की जल्दबाजी को देखते हुए माही हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, डोंट वरी, आप जाकर 10 मिनट वेट कीजिए, आपका पार्सल आ जाएगा। महक माही की बात पर अपना सिर हिला देती और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते, आप नीचे वेट करो, मैं कमरे में जा रही हूँ और मैं साथ में प्लेट लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर महक प्लेट और बाकी सब सामान लेकर कमरे की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय जाते हुए महक को घूरने के बाद चित्रांग की तरफ देखकर, पूरी रात यहीं बिताने का इरादा है क्या? तो तुम तो डिनर लेने आए थे ना अपनी बीवी के लिए, तो जाओ, वो चली गई। ये कहते हुए मृत्युंजय सीढ़ियों की तरफ जाते हुए माही की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देखकर चित्रांग जल्दी से खाने की प्लेट उठाते हुए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर चित्रांग माही के पीछे कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय उसे जाता हुआ देख गहरी सांस भरकर पार्सल आने का वेट करने लगता है। चित्रांग खाने की प्लेट लेकर कमरे में पहुंचता है तो देखता है माही वॉशरूम में थी, जिसे देखते हुए चित्रांग खाने की प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रखकर पानी में वहीं रख देता है और सूखा टॉवल निकालकर सोफे के हैंडल पर रख लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद माही टी शर्ट और नीचे निकर पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने गीले बालों को टॉवल से लपेटे चित्रांग के पास आकर अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, दवाई की बदबू आ रही है क्या? अचानक चित्रांग माही का ऐसा करने पर थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और उसकी तरफ हैरानी से देखता है, जिस पर माही अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, स्मेल करके बताओ, बदबू आ रही है क्या? माही के बात पर चित्रांग हल्का सा चेहरा नीचे झुकाकर उसके हाथ को स्मेल करने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं नहीं आ रही है। माही चित्रांग की बात अपना सिर हिलाते हुए खाने के प्लेट की तरफ देखकर बोली, बियर है क्या? माही की बात सुन चित्रांग खाने की तरफ इशारा खाना खा लूँ ना। माही अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है और डिनर करने लगी। पूरा डिनर खत्म होने के बाद माही वॉशरूम में जाकर अपना हाथ धो आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाती है। चित्रांग अपना लैपटॉप बंद करते हुए सो चुकी माही की तरफ एक नज़र देखता है और उसकी प्लेट उठाकर किचन में छोड़ आता है। चित्रांग माही की तरफ जाकर ब्लैंकेट खींचकर उसे कवर कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर चूम लेता है तो माही करवट बदलते हुए सो जाती है, जिसे देखकर चित्रांग अपने साइड जाकर सो जाता है। करीब रात के 2 बजे माही का पैर आकर चित्रांग के ऊपर लगता है, जिससे लाइट स्लिप पर चित्रांग की नींद खुल जाती है और वो माही की तरफ देखता है जहाँ उसने ब्लैंकेट साइड में फेंक रखा था और उसकी टी शर्ट ऊपर उठ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे बात की कोई खबर नहीं थी। ये देखते हुए चित्रांग ब्लैंकेट फिर से खींचकर उसे कवर कर देता है और उसके पैर को अच्छे से अपने कमर पर एडजस्ट कर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और नज़दीक खींच गले लगा लेता है। कुछ देर बाद माही के नींद में चित्रांग किसी ने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, गर्मी लग रही है। ये सुनकर चित्रांग माही से अलग होकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, माही चुपचाप सो जाओ ना, कल मेरी मीटिंग है। चित्रांग के बाद पर माही आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये पूरा बिस्तर चाहिए। तो मैं कहाँ सोऊंगा, तुम्हारे ऊपर? चित्रांग ने माही को घूरते हुए कहा, जिससे से माही शरारती मुस्कान से चित्रांग को देखते, आकर सो जाओ मेरे ऊपर। चित्रांग माही की शरारत भरी आंखों को घूरते हुए एकदम से उसके ऊपर आ जाता है कि सांस अटक जाती। माही के चेहरे को तित्ते उड़े हुए थे देख चित्रांग उसके सीने में अपना चेहरा रगड़ते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख कर बोला, सो जाओ, तुम्हारे ऊपर सो रहा हूँ मैं।
ये सुनकर माही अपने पेट में उड़ती हुई तितलियों को महसूस करते हुए धीरे से बोली, चित्रांक। चित्रांक माही की कांपती हुई आवाज़ को सुन सिर उठाकर उसकी तरफ देख, क्या हुआ? माही चित्रांक की गहरी आंखों में देखते हुए अपने निचले होठों को हल्का सा बाइट करके बोली, क्या हम हनीमून पर जा सकते हैं? ये सुनकर चित्रांक थोड़ा हैरान हो उठकर बैठते हुए बोले, क्या कहा तुमने? ये कहते हुए चित्रांक नाइट लैम्प ऑन कर देता है, जिसे देखकर माही उठकर बैठते हुए कहती है, हमारी शादी को 2.5 महीने हो गए, हम हनीमून पर जा सकते हैं क्या? जिसे सुन चित्रांक 2 मिनट सोचने को जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हॉस्पिटल। चित्रांक के यहाँ माही जल्दी से बोली, एक्चुअली क्या है ना कि हॉस्पिटल से हर साल कुछ डॉक्टर को बाहर प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, जिनमें मेरा नाम भी आया है। माही की बात पर चित्रांक अपना सिर हिलाते हुए समझ गया, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिस करने जाने और हमारे हनीमून का क्या लेना देना? यह सुनकर माही अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं ऑफिशियली लीव ले लूँगी 1 हफ्ते का, और मैं अपने पिछले मंथ भी एक बार भी लीव नहीं लिया था, उसके बाद भी एक बार भी लीव नहीं लिया था, तो मैं डायरेक्ट 1 हफ्ते का लीव ले सकती हूँ। और मैं एक्स्ट्रा काम भी किया था, संडे को भी गई थी। इसलिए माही की पूरी बात सुनने के बाद चित्रांक अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे इस मौसम में? चित्रांक के यहाँ पर माही खुश होते हुए बोली, हम जामिका जाएंगे। मैंने सुना है कि रात को वहाँ के समुद्र में लाइट जलती है। माही के एक्साइटमेंट पर चित्रांक अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो तुम लीव कब लेने वाली हो? उसके अकॉर्डिंग हम रात की फ़्लाइट लेकर चलें। माही चित्रांक के बाद पर उसके लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए, लैपटॉप दो। चित्रांक माही के बाद में अपना लैपटॉप उसे देते हुए बोला, कोई भी फोल्डर ओपन मत करना। तुम्हारी इन बातों को सुनकर ना कभी कभी लगता है कि तुम पक्का किसी के साथ चक्कर चला रहे हो, और उस फोल्डर में तुम्हारे और उसकी न्यूड फोटो है। माही ने चित्रांक के हाथ से लगभग लैपटॉप छीनते हुए कहा, जिसे सुनकर चित्रांक छोटा सा मुँह बनाकर बोला, मेरे सारे इंपॉर्टेंट फाइल इसी में है, इसलिए मैं तुम्हें छूने से मना करता हूँ। माही घूर कर चित्रांक की तरफ देखती और जल्दी उसके लैपटॉप में अपने हॉस्पिटल वेबसाइट को ओपन कर लीव के लिए अप्लाई कर देती है। माही लीव अप्लाई करने के बाद लैपटॉप चित्रांक की तरफ बढ़ाकर बोली, हो गया, और अब तुम चुपचाप फ्लाइट की टिकट बुक करो। चित्रांक माही के बाद अपना सिर हिलाते हुए लैपटॉप टेबल पर रख कर बोला, कल सुबह कर दूंगा। मैंने अभी लीव के लिए अप्लाई किया ना, तो तुम अभी टिकट बुक करो। माही ने चित्रांक के बात पर कहा, जिसे सुनकर चित्रांक ब्लैंकेट खींचकर बिस्तर पर लीन होते हुए बोला, पहले तुम्हारी लीव एक्सेप्ट होने दो, उसके बाद मैं फ्लाइट की टिकट बुक करूंगा। माही मुंह फेर कर बिस्तर पर लेटते बोले, बहुत बुरे हो तुम। चित्रांक माही के बात पर कोई जवाब नहीं देता, तो माही सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है जहाँ चित्रांक उसे ही देख रहा था। चित्रांक की नज़र को खुद पर महसूस कर माही जल्दी से अपनी आंखों बंद करने लगती है, तो चित्रांक उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे माही चित्रांक के सीने से जा लगती है। चित्रांक माही के पीठ को थपथपाते हुए धीरे से बोला, सो जाओ। माही सिर उठाकर चित्रांक की तरफ देख उसके लोअर लिप्स को अपने मुंह में भरकर शक करने लगता, जिससे चित्रांक अपनी आंखें बंद करके माही के बालों को सहलाते हुए उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के बड़े सॉफ्ट तरीके से किस कर रहे थे। आखिर में चित्रांक उसके होठों से दूर होकर माही के सिर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, सो जाओ। माही चित्रांक की बात को समझते हुए उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का वक्त कशिश और मीरा मित्तल हाउस में रहते थे। नवंबर का महीना चल रहा था, हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी, जिस कारण सभी लोग गार्डन में बैठे हुए थे। और शिवांश को एक मिनी कार मिल गई थी, जिसे आज वो दीपा को चलाना सिखा रहा था। वहीं अव्यक्त 4 पैर वाली साइकिल पर बैठा हुआ था, और मृत्युंजय पीछे से साइकिल को धक्का देते हुए उसे गार्डन की सैर करवा रहा था। चित्रांग वैद्य के साथ उसे बाइक को बेहतर तरीके से चलाने की टिप्स दे रहा था। समृति और रिदम पजल के साथ खेलते हुए उसे उलझा रहे थे। तभी अदिति अपने हाथ में टैप पकड़े दौड़ते हुए सब लोगों के पास आकर बोली, वापी का वीडियो कॉल आया है। अदिति के बाद पर सब लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और स्क्रीन पर विप्लव का चेहरा नजर आता है, जहां उसके बाल हल्के लंबे हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे से वो क्यूटनेस अभी भी नहीं गई थी। उसकी आंखें एलईडी लाइट की तरह चमक रही थी। रचना विप्लव को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कैसी हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? रचना के बाद फिर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है मॉम, लेकिन मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। शोभित विप्लव के बाद पर कटाक्ष करते हुए इसलिए कहता था एक बार अच्छा सा कोई बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर में ही घुसे रहना है। अब गए हो बाहर तो खाना बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है ना। विप्लव शोभित की बात तो खड़ा होकर स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर अपने बिस्केट को दिखाते हुए बोला, देखो कितना हॉट हो गया हूँ मैं।
शोभित विप्लव की बात को उसे तिरछी नज़र से देखकर बोला, अपने हॉटनेस के चक्कर में बंदियां पटा रहे हो क्या? विप्लव शोभित की बात पर जल्दी से कमरा के सामने आया उसे उंगली दिखाते हुए बोला, देखो भाई, मेरी जवानी को लेकर आप मेरे किरदार पर शक नहीं कर सकते हैं। मैं बड़ा लॉयल लड़का हूँ। ये सुनकर अमृत कैमरा के सामने आते हुए बोला, शक्ल दिखाओ अपनी अच्छे से, कितने लॉयल हो। देखूंगा। अमृत के बाद पर विप्लव मुँह बनाते हुए, एटलीस्ट मुझ पर थी यकीन कीजिए, किसी पर करो चाहे ना करो। विप्लव के बाद पर कोई कुछ कहता उससे पहले विप्लव की साइड से एक आवाज़ आई, बेबी कम ऑन। विप्लव की आंखें हैरानी से फैल गई, वहीं उसके घर वाले से घूरने लगे। जब विप्लव हल्का सा कैमरा के सामने से हटा तो पीछे रियो और रचित एक दूसरे को किस कर रहे थे। विप्लव जल्दी से कैमरा को कवर करते हुए बोले, मैं नहीं था, वो दोनों थे। ये सुनकर राजीव हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, कुछ दिन बाद हमें भी सारंग परिवार में बहू की जगह एक और बेटा मिलेगा। राजीव के बात पर विप्लव कैमरा से हाथ हटाकर पीछे मुड़कर रिया के चिल्लाते हुए बोला, अबे छिनार आदमी, जाकर अपने कमरे में रोमांस कर रही हो। और रचित जो कि बाथरूम में थे उसकी तरफ देखते हैं और लैपटॉप में फैमिली वालों को देखकर रियो आगे आते हुए अपना हाथ हिलाकर कहता, हेलो अंकल आंटी, ऑल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। अदिति किसी के कुछ करने से पहले रियो से बोली, भैया आप एक बात बताओ, जो दूसरे भैया है क्या उनकी आंखों में कुछ चला गया था और गलती से आप दोनों को किस हो गया। अदिति के सिली से क्वेश्चन को सुनकर रियो रचित को उंगली के इशारे सपना अपना पास बुलाकर रचित के होठों पर किस करते हुए अदिति से बोला, इट्स माय बॉयफ्रेंड सिली बेब। विप्लव रियो के कैमरे से दूर करते हुए गुस्से से, मेरे घर वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम जाकर अपनी बेशर्मी किसी और को दिखा। शोभित सब लोगों को एक नज़र देखने के बाद विप्लव को घूरते हुए, क्या तुम भी कुछ दिन बाद अपना बॉयफ्रेंड लेकर आने वाले हो। विप्लव शोभित की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे लड़कियों में दिलचस्पी है यार। सीनू आकर विप्लव के गाल पर किस करते हुए खुश होकर बोला, गुड मॉर्निंग विप्लव। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी कर लेते हैं। वहीं विप्लव को हार्ट फेल होने वाला था तो गुस्से में सीनू के लात मारते हुए बोला, अबे गधे, निकल यहाँ से, साले तुझे दिख नहीं रहा है मैं अपने घर वालों के साथ बात कर रहा हूँ और तू ये सब कमीनीपंती कर रहा है। रचना यह सब देखते हुए जोर से मृत्युंजय से बोली, मृत्युंजय इधर आओ। मृत्युंजय बैग को अपनी गोद में उठाकर रचना के पास आकर बोला, क्या हुआ चाची। रचना शोभित के हाथ से टैब लेकर विप्लव के और बाकी सब को मृत्युंजय को दिखाते हुए, विप्लव जब लड़का नहीं रहा वो गे बन गया है, प्लीज़ इसे वापस ले आओ इंडिया। मृत्युंजय कन्फ्यूजन उसकी तरफ देखने के बाद विप्लव को स्क्रीन में घूरते हुए, तुम वहाँ पढ़ने गए हो या यासी करने। विप्लव मृत्युंजय की बात पर छोटा सा मुँह बनाकर, ब्रो यहाँ पर हर हफ्ते फैशन वीक होता है और ये सब लोग इसलिए तमाशा कर रहे हैं क्योंकि आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पर जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। विप्लव के बाद तो मृत्युंजय अपना सिर हिलाते, ठीक है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब तमाशा मत करो। सीनू मृत्युंजय की बात पर आंखें टिमटिमाते हुए विप्लव के पीछे से गले लगा कर बोला, वैसे हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है भाई। विप्लव सीनू को उसके बाल से पकड़ कर कैमरा से हटाते हुए बोला, तू शुअर जैसा दिखता है और मैं इंसान जैसा, भाग यहाँ से। इतना कहने के बाद विप्लव सीनू की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, मैं लड़की से ही शादी करूँगा। विप्लव के बाद पर मृत्युंजय आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे किसी भी कांड के बारे में सुनाई दिया ना तो भूल जाना तुम सारंग परिवार के बेटे हो। विप्लव मृत्युंजय की बात अपना सिर हिला देता है और सब लोगों को बाय कहते हुए कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी चाची, विप्लव लड़का ही है। अदिति मृत्युंजय की बात सुना शोभित की तरफ देखते हुए वो धीरे से बोली, वो भैया को किस क्यों कर रहा था। शोभित अदिति के बात पर लेकर थोड़े कॉर्नर में आते हुए बोला, ये एक फीलिंग है जैसे कई सारी लड़कियों को लड़कियों में दिलचस्पी होती है और कई सारे लड़कों को लड़कों में। हम लोग नॉर्मल कपल है क्योंकि हमें लड़का और लड़की में दिलचस्पी है। उन लोगों को जल्दी से समाज एक्सेप्ट नहीं करता, बस इतना ही है। आदित्य शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई, वैसे मुझे प्रैक्टिस पर जानी है तो आप मुझे छोड़ देंगे। शोभित एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम खुद चली जाओ, आज मुझे ज़रा ऑफिस निकलना है, बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं। ये सुनकर दीप्ति अपना सिर हिला देती है और शोभित के गाल पर किस करके प्रैक्टिस के लिए निकल जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।